नमस्कार। मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आज ही के दिन साल 2014 में नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन से ये शब्द पूरे देश ने सुने थे। मौका था नई नवेली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का। समारोह में देश विदेश के करीब 4000 चुनिंदा लोग मौजूद थे। उस वक्त के राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी ने स्टेज पर सबसे पहले नरेंद्र मोदी को शपथ के लिए बुलाया। नरेंद्र मोदी ने शपथ ली और इसी के साथ देश को एक नए प्रधानमंत्री मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को 8 साल पूर्ण हो चुके हैं और इस दौरान सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिनका जनता ने खुले दिल से स्वागत किया। तो कुछ फैसले ऐसे भी रहे कि जिनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए। लेकिन इन सब के बीच सत्य ये भी है कि मोदी सरकार 2014 में जब केंद्र की सत्ता में आई थी तो 7 राज्यों में ही उनकी सरकारें थी। लेकिन आज देश के 18 राज्यों में भाजपा सत्ता में है और निगाह है 2024 पर। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है कि 8 साल जो पूर्ण हुए हैं उनका ये सफर कितना संघर्षमय रहा या फिर कहां पर समझौता भी हुआ। और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं भाजपा की ओर से नीलेश सोलंकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की ओर से चिमन विंजुड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ रीना ब्रह्मभट्ट हमारे साथ जुड़ चुकी है, राजनीतिक विशेषज्ञ भरत राजगोर भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे नीलेश जी यहाँ पर शुरुआत करना चाहूंगी। आज मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण हुए। जी जल्पा जी, आज हमारे लिए बहुत ही उत्साह का दिन है और आज ही के दिन हमारे माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी जो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने एक नए युग की शुरुआत की, एक सशक्त की शुरुआत की। आप देखिए कि हमारा गुजरात भी एक अच्छे मुकाम पे है और 2014 के दिन उन्होंने जैसे ही प्रधानमंत्री की शपथ ली, उनके 16 दिन के बाद गुजरात में से नर्मदा के 30 दरवाजे बंद किए उसकी ऊंचाई बढ़ाने के लिए। फिर वो लंबी वो कतार ऐसी चली गई कि 8 साल में आप देखिए तो 80 से ज्यादा अच्छे कायदे कानून पारित किए। अब मैं आपको बोलूं पहले कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण पूर्ण रूप मिला, केंद्रीय शासित उसको कर दिया। धारा 317 जो कांग्रेस के शासन में आज तक कभी वो मुमकिन ही नहीं पाई, कोई सोच भी नहीं सकता था, वही बिना कत्ले आम किए, एक भी बूंद खून की नहीं बहाई और 317 पारित किया। श्रवणों के लिए आर्थिक आधार पर एक आरक्षण का घोषित किया। ट्रिपल तलाक कानून जो हमारी मुस्लिम बहनों के लिए जो एक अत्याचार था उसको नाबूद किया कि 3 तलाक जो ऐसे बोल देते थे तलाक हो जाता था, आज उसके लिए भी एक कानून किया, मोदी सरकार ने किया। फिर लड़कियों की शादी की न्यूनतम 21 साल के तहत, मतलब ऐसा कि 21 साल की होती तब उसके लिए वो तो पारित किया जाए तो उसकी शादी के लिए। अब देखिए कि मुफ्त अनाज एशिया की सबसे बड़ी योजना थी कि आज तक वो गिनाई जाती है कि हमारी कोरोना जैसी भी बड़ी महामारी में भी वो लोगों के काम आई। जीएसटी पारित किया। जीएसटी पारित करना कोई छोटी बात नहीं थी, फिर भी हमारे मोदी जी ने एक अच्छी इकोनॉमी को मजबूत करते हुए जीएसटी पारित किया। डिफेंस में आप मेक इन इंडिया देखिए कि मेक इन इंडिया का नारा कांग्रेस के शासन में जो भी हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे आज हम लोग इतना एक आत्मनिर्भर है कि हम लोग एक अच्छे मिसाइल तक तो हम लोग एक्सपोर्ट कर पाते हैं। आज कुछ भी होता है तो बड़े से बड़े देश हमारे लिए एक सहभागी, एक दोस्त की तरह दिखता है। मोदी जी के पीछे आपने अभी एक फोटोग्राफ देखा होगा कि बाइडेन जैसे लोग, मतलब पीछे पूरी सत्ता दुनिया की चलती है, हमारे मोदी जी आगे चलते हैं, तो हमारे लिए एक गर्व की बात है। आप देखिए कि हर हर मुकाम पे 8 साल ऐसे है कि मोदी जी को मैं तो बोल रहा हूँ कि अभी 15 20 25 साल और देने जाए तो हमारा हमारा जो भारत है वो विश्व गुरु के बनने से ले कोई नहीं रोक सकता। जल्पा जी, तो हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा दिन है कि 8 साल नहीं, अभी जितना लंबा चले। आप देखिए कि अभी 5 राज्यों के हमारे जो चुनाव हुए उसमें भी हमारे 4 राज्य जो थी सरकार, उसमें 2014 की मैं आपको बात बोलूं तो हमारे पास 7 राज्य थे और 31 लोगों का हमारा वोट परसेंटेज था कि पूरे भारत में 31%। आज 2022 में हमारे पास 21 राज्य, हमारे गठबंधन के साथ भी काफी सारे, तो 51% जितना हमारे पास है पूरी भारत की जनता। तो आप देखिए कि मोदी जी का विकास ही बोल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो व्यापक असर हुआ या
पूरे भारत में नहीं लेकिन एशिया में, पूरे वर्ल्ड में भी जहां कहीं भी मोदी जी जाते हैं तो मोदी जी भारत माता की जय, ये नारे एक राष्ट्र देश के लिए, एक राष्ट्र हित के लिए बोले जाते हैं जलपा जी। तो ये लोगों को विश्वास हुआ, और एक 8 साल की एक स्थित सरकार, जो आज तक कभी भारत में ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी संगठन में आते थे, कोई भी टेकादारी देते थे, कुछ भी होता है उसको मंत्रिमंडल नहीं दिया, टेका खींच लिया, 15 दिन, 17 दिन, 65 दिन, ऐसी सरकारें हमारी गिर जाती थी। तो लोगों को विश्वास उठ गया था। हमारा देश एक गरीब मदारी का देश बोला जाता था, हमारा देश गरीबों का बोला जाता था कि भारत मांगने वाला देश है। आप देखिए कि भारत एक अच्छा स्तर है, तो सिवाय मोदी जी ये है कि मोदी जी इतने आगे काम करते हैं। आप देखिए 40-40 घंटे वो सफर करते हैं, तीन कंट्री को उन्होंने प्रवास किया, वो होटल का खर्चा बचे, लोगों का पैसा बचे, इसलिए वो मोदी जी वो प्लेन में सफर करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी कांग्रेस बोलती है कि प्लेन में स्विमिंग पूल होगा। आप देखिए कि ये कांग्रेस की ये मानसिकता है। फिर भी आज हमारे लिए एक अच्छा दिन है कि मैं पॉजिटिव बात करूंगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी अभी से 2024 का स्टेप ले रही है। 2024 में भी माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी फिर से आएंगे और भारत की खुशहाली दिन ये चलती रहेगी, और हमारे लिए बहुत ही नजदीक है कि विश्व गुरु बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। जलपा जी। जी, आपके और यहाँ पर चिमन जी मैं आना चाहूंगी। मोदी सरकार को तो आज 8 वर्ष पूर्ण हुए, लेकिन साथ ही कांग्रेस की बात करें तो 2009 में जहां कांग्रेस की 207 सीटें आई थी, वहां से 2014 की बात करें तो 44 सीटों पर कांग्रेस पहुंच गई थी। और उसके बाद जब मोदी सरकार की शपथ विधि हुई, फिर वक्त आया कहीं ना कहीं पहले संसद का, तब सोनिया गांधी का एक स्टेटमेंट था कि हम अब विरोध पक्ष की जो भूमिका है उसे भी बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे। जलपा जी बात करूं तो सोलंकी जी ने बताया कि 8 सालों में बहुत विकास किया है। तो इनका नारा था कि भी 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे, उसमें वो फेल हुए हैं। उन्होंने नोटबंदी की और बोला था कि भी काला धन लेकर आएंगे, काला धन इतना लाएंगे कि हर के खाते में, हर लोग एक आदमी के खाते में 15 लाख रुपया जाएगा, इतना काला धन निकालेंगे। आपको पता है कि 98% जो पैसे थे वो वापस आ गए। 2% के लिए उन्होंने, वो बोलते हैं ना भाई, डूंगर को खोद दिया, पहाड़ खोदा, मगर निकला क्या? उंदर। ऐसी स्थिति नोटबंदी की हुई, आपने ये देखा। ठीक है, रोजगार की आज की रिपोर्ट देखे तो 5 साल में महिलाओं की जो रोजगारी कम हुई है वो 1,25,25 करोड़ की है। आप किसान बिल की बात करें कि भी किसान बिल 2 साल तक लोगों को परेशान किया। देखो कैसी इनकी मंशा है, क्या वहीवट है, ये देखने जैसी बात है। 2 साल तक किसानों को परेशान किया, आखिर में उनको पता चला कि भाई किसान बिल जो है वो सही नहीं है। भाई कैसे वहीवट कर रहे हो आप, कैसे चला रहे हो देश को? आपको पता ही नहीं है कि भी किसानों की परेशानी क्या है, लोगों की परेशानी क्या है। बस आपके मन में आया, वो बोल दिया, कर दिया, बाद में पछताते हो। और एयरपोर्ट की बात करी तो आप एयरपोर्ट बेच रहे हैं, आप बोल रहे हैं विकास कर रहे हैं तो एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, LIC को बेच रहे हैं, ONGC को बेच रहे हैं। अगर मेरी आमदनी ज्यादा है और मैं बोलता हूं कि हर महीने के मैं 5 लाख रुपया कमा रहा हूं जलपा जी, और आपको एक महीने के अंत में बोलूंगा कि मुझे 1 लाख रुपया आप उधार के दे दो, तो आप हंसोगी मेरे पर कि भाई चिमन भाई, आप बोल रहे हैं कि 5 लाख महीना आप कमाते हो और 1 लाख की जरूरत क्या है? हाँ, जब 2014 में ये लोग आए सत्ता पे तब 4,49,400 4 लाख 49 लाख का डेट था हमारा। आज क्या है? 15 करोड़ 21 लाख 710 करोड़। तो आप जब बोल रहे हैं कि GST लाने से हमारी आमदनी बढ़ी, GST लाने से उनको 1,42,000 0.95 का फायदा हुआ है। ये सब होने के बाद आप बोल रहे हैं कि भाई बढ़िया हुआ है, तो बढ़िया हुआ है तो डेट क्यों बढ़ रही है? आपका वेट अच्छा है। बेरोजगारी की बात बोले तो 45 साल की चरम सीमा पे आज ये महंगाई है। आप पेट्रोल के दाम ले लीजिए, डीजल के दाम ले लीजिए, 300 रुपये में जो गैस की बोतल मिल रही थी आप 1,000 रुपये से पार हो गई। तो कौन से विकास की बात कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि भाई 80% लोगों को हम आज राशन दे रहे हैं,
इसका मतलब जलपा जी ये हुआ कि भारत के 80% लोग जो हमारी गरीबी रेखा है, अंत्योदय की जो रेखा है उसके नीचे है। क्यों देने की जरूरत पड़ती है? आप देते हैं किसको? कि जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उनको आप राशन दे रहे हो। तो इसका जी इतने गरीब नहीं थे जो ये 8 साल में इतने गरीब हो गए कि 80% लोगों को उनको अनाज देना पड़ रहा है। सोलंकी जी मुझे बोलने दीजिए, फिर बाद में बोलना, आपकी जब बारी आए तब बोलना आप भाई साहब। तो कहने का मतलब है कि इनके 8 साल में नीरव मोदी जी पैसे लेके भाग गए, विजय माल्या जी भाग गए। ऐसा बोला जाता है। विजय माल्या जी तो बोल रहे हैं कि मैं तो इनको बता के गया हूं। तो इसका मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हैं? 8 साल में आपने यही सब किया है। क्या करना चाहे तो 370 की बात कर रहे हैं भाई साहब। जी 370 आने के बाद वो मुझे बताए कि कश्मीर में कितने लोग गए वहां, कितने लोगों ने वहां निवेश किया, कितने लोग ने वहां धंधा रोजगार डाला, कितने फैक्ट्री डाली गई, कितने कारखाने डाले गए। मेरे पास रिकॉर्ड के साथ बोल रहा हूं। 58 लोग, सुनो सकता है 58 लोग गए। जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 370 वो तो नेशनल मुद्दा है और पूरे देश को इसमें कहीं ना कहीं साथ सकार भी मिला है। आर्टिकल 370 हटी वो तो अच्छी बात है। वो सही है, अच्छी बात है। सुन लो जी मैडम जी, जिसका इतना सारा वो बोले उसका फायदा क्या हुआ वो तो बताइए मुझे। कितने लोग वहां गए रहने के लिए, कितने लोग ने कारोबार चालू किए? ये बोल रहे थे कि आप कोई भी राज्य में जाओ जमीन खरीद सकते हो, जी कश्मीर में नहीं खरीद सकते हो, वहां निवेश नहीं कर सकते हो, वहां आप जवानों नहीं पर ले सकते हो। रहे पथराव तो कम हुए हैं। 58 लोगों को आज वहां शाही हुए, इससे ज्यादा नहीं। इतना बड़ा मुद्दा बना के आपने जो किया उससे फायदा तो होना भी चाहिए ना। और पूरी तरह से कहा आपने वो किया। 331 का तो क्या है, वह तो वही की वही है। तो बहुत सी चीजें हैं। आप जो बोल रहे हैं कि हमने ये दूर किया, जो करने जैसी बात है वो नहीं की है। इसके लिए मैं बोल रहा हूं 8 साल में ये बोला जाए कि ये सरकार बिल्कुल फेयर सरकार है, ऐसे बोले तो चलेगा। क्योंकि महंगाई की जो मार अभी पब्लिक झेल रही है ना, वो मैं मानता हूं कि कल श्रीलंका ना बन जाए, वो आज दिक्कत जैसी बात है। जी जलपा जी। लेकिन चीमन जी ये भी तो बात है, जैसे आपने जीएसटी की बात कही, नोटबंदी की बात कही, लोगों को जो लाइनों में खड़ा रहना पड़ा था और पहले जो जीएसटी का जो पूरा कैलकुलेशन है या इसकी प्रक्रिया क्या है वो समझने में दिक्कत भी कहीं ना कहीं लोगों को हुई। लेकिन उसके बाद तो 2019 के भी चुनाव है और उसमें देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें तो और बढ़ गई। ऐसा क्यों? सीटें बढ़ने से लोगों की परेशानी थोड़ी कम होगी जलपा जी। जीएसटी लाए तो उन्होंने उसका ढांचा ही तैयार नहीं किया, 5-5 बार उनको चेंज करना पड़ा। अरे जी अमेंडमेंट आए जी। हाँ, उसको कैसे उसको लागू करना है, बिना ऐसे लागू ही कर दिया कल से ये लागू, मगर उसकी जो एप्लीकेशन है कैसे करना है, किसको क्या रहेगा वो तो उनको पता ही नहीं था। ऐसे ही तीर मारते हैं, जो वो अंधेरे में ऐसे तीर मार दिया उन्होंने। बाद में कितने लोगों को कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ी, व्यापारियों को झेलनी पड़ी, सरकार को भी झेलनी पड़ी। तो कहने का मेरा मतलब है कि बिना सोचे समझे कुछ भी लागे। कोरोना में कितने लोग मरे गए देखो। ये बोल रहा है कि 4.5 लाख लोग, वो बोल रहा है कि 45 लाख। तो 8 साल में सरकार, जिसको मैं बोलूंगा एकदम फेल सरकार, ऐसी सरकार इतने सालों में 70 साल में कभी नहीं आई कि भाई इतने सारे मुद्दे पर इतनी नाकामयाबी किसी भी सरकार को नहीं मिली होगी। मनमोहन सिंह के टाइम में बहुत मंदी थी, फिर भी उन्होंने देश को सही रख के उन्होंने मंदी का मार झेल लिया था। ये तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी पेट्रोल में दाम बढ़ा देंगे, ये कर देंगे। अरे भाई 2 महीने पहले उन्होंने 11 रुपया बढ़ाया और 9 रुपया कम किया। क्या ये मूर्ख समझ रहे हैं पब्लिक को कि हम ऐसा करेंगे और पब्लिक मान जाएगी? भाई 2 ही महीने में आपने 11 रुपया तो बढ़ा दिए थे, अभी 9 कम करके और भी 2 रुपया दे अंदर ही, तो पब्लिक क्या नहीं जानती है? तो अच्छा शासन देने की जो उनकी मंशा थी आज फेल है। सही में मैं एक चीज बोल सकता हूं पॉलिटिकली कि मोदी जी अच्छे आदमी हैं,
उनके जी। पीछे मान लो कि उनके बाल बच्चे नहीं है, कि उनके जो कुटुंबीजन नहीं है, तो वो अच्छा शासन दे यानी आप सकते थे मानते हो कि कहीं ना परिवार कहीं। ना हो तो बेहतर बेहतर सरकार नहीं, चला वो सकते। कहने का मतलब बहुत सी चीजें ऐसी जी आती है राजकीय में, वो कुछ ने भी जी करो तो बोले कि भी बेटे ने ये किया, उसने ये किया, तो ये दिक्कत उनको नहीं है। जी तो बहुत सी चीजें वो अच्छा शासन दे सकते थे मगर नहीं दे पाए। जी जलपा जी जी। जी नीलेश जी, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे। जलपा जी, मोदी जी के पीछे कौन है क्या नहीं इनको प्रॉब्लम है। हमारे अटल जी नेता थे तब पीएम बने, हमारे मोदी जी नेता थे तब पीएम बने, लेकिन इनके इनके लोग है ना पीएम बन के नेता बने, ये आज फर्क है। अब देखिए, और इन्होंने बोला 317, अब देखिए कि पूरे भारत में 317 निकाल दी गई है, लेकिन कांग्रेस में अभी भी चलती है, ये बहुत शर्म की बात है। आप देखिए कि कल इनके दिग्गज नेता कपिल सिब्बल जी ने छोड़ा कांग्रेस, 40 साल उनसे भी ज्यादा उन्हें अच्छी सेवा दी, लेकिन ये चीमन जी को नहीं लगेगा, चीमन जी को ऐसा ही लगेगा कि 8 साल स्थिर सरकार नाकाम थी। इतने पार्टी इतने हमारे हमारे माननीय वड़ा प्रधान दूसरी बार सेंट्रल गवर्नमेंट में आए, लोगों ने वोट दिया, तो ये लोगों को गलत ठहर रहे हैं कि लोग वोटिंग क्यों करते हैं, ये मतलब ये जनता के खिलाफ जा रहे हैं। अब देखिए, इनको ऐसा ही लगता है कि हमारे जो मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, हमारे जो पूर्व थे मनमोहन सिंह जी, लेकिन जलपा जी कोई बाहर से अगर आता था हमारे पास अतिथि कोई राष्ट्रपति, तो सोनिया गांधी जी उनको मिलाते थे कि इनसे मिलिए हमारे प्रधानमंत्री। आप देखिए कि ये कितनी शर्म की बात है, मतलब सोनिया जी पहले लीड करती थी फिर प्रधानमंत्री। आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री की पोस्ट क्या थी मनमोहन जी की, लेकिन चिमन भाई को नहीं मालूम होगा। आज हमारे वड़ा प्रधान मोदी जी, हमारे शीर्ष नेतृत्व तो हमारे 8 साल की स्थिर सरकार और पूरे विश्व में चिमन जी को भी मालूम है, लेकिन वो बोलने से कतराएंगे क्योंकि उनको वहां से बोलने को नहीं बोला है। लेकिन आज हमारे पूरे विश्व में हमारा भारत का डंका बजा है, वो उनको नहीं मालूम होगा। यूक्रेन रशिया में जो हमारे बच्चे वापिस आए हैं, भारतीय तिरंगा की मजबूती जो की है वो मोदी जी ने की है, लेकिन चिमन जी यहाँ पे बोल नहीं पाएंगे, बोलना चाहते हैं तो भी। इनके इनके 2 स्टेट में सरकार है। आप देखिए कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का व्याप इतना बड़ा और इनकी छोटी हो गई, तो सही कौन है गलत कौन है चिमन जी यहाँ पे नहीं बोलेंगे। हमारी जैसी कोरोना जैसी इतनी बड़ी बीमारी आई, हमारे भारत ने पूरे पूरे भारत को वैक्सीनेशन दिया, हम लोगों ने 160 से भी ज्यादा देशों को हमने सपोर्ट किया वैक्सीनेशन से, लेकिन ये अच्छी बात नहीं बोलेंगे। भाव बढ़ गया तो बोलेंगे, लेकिन माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी ने यूक्रेन रशिया की ये जो भी है अटैक हुआ है, फिर भी उसको ध्यान में रख के हमारे से 42 देशों का रेट आप देखिए, हमारा 42 कंट्री नंबर आता है, भाव कम किया, लेकिन चिमन जी को नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इनका वो जो चश्मा है ना इटाली वाला, वो निकलेगा नहीं, वो चश्मा निकलेगा नहीं तब तक इनके पार्टी में ताला मारने भी शायद कोई नहीं रहेगा। लेकिन ये चिमन जी को बोलना होगा, फिर भी नहीं बोल पाएंगे। तो जलपा जी मेरा यही है कि 140 करोड़ की जनता है वो सही है, लेकिन चिमन जी उनके सामने गलत बोल रहे हैं, मतलब ये तो जनता का अपमान हुआ। हाय दिन आप देखिए कि इनके जो नेता है वो धार्मिक प्रतिक्रिया बहुत देते हैं, मालूम नहीं पड़ता कि वो लोग क्या करना चाहते हैं। मैं चिमन जी को आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि ताकत हो, आपके पास इतना ताकत है तो एक मस्जिद के खिलाफ बोल के दिखाइए, एक क्रिश्चियन के कोई खिलाफ बोल के दिखाइए। बस इनके टारगेट में हिंदुत्व आता है, चलो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि धार्मिक के लिए राजनीति करे। हमारे वड़ा प्रधान मोदी जी आज पूरे विश्व में हमारा एक डंका है, स्पेस में डंका है, हमारे हेल्थ सेक्टर अच्छी है, हमारा एजुकेशन अच्छा है, लेकिन चीमन जी को ही नहीं दिखाई देगा। उनको ऐसा है कि वो 17 साल में क्या किया, यासीन जैसे आतंकवादियों को इन्होंने फंडिंग दे दी। आप देखिए कि 4 हमारे जैसे बड़े बड़े अधिकारी को उन्होंने मौत के घाट उतारा, लेकिन चिमन जी को वो नहीं दिखाई देगा जलपा जी। तो इनका जो इटली वाला चश्मा है वो नहीं उतरेगा तब तक इनको सही क्या है गलत क्या है नहीं मालूम पड़ेगा। जलपा जी, भरत जी आपकी ओर यहाँ पर आना चाहूंगी। अगर मोदी सरकार के 8 साल पूर्ण हुए उसकी बात करें और सबसे पहले संघर्ष की बात करें, संघर्ष 2 तरीके का होता है, एक तो पहले सत्ता कैसे हासिल करे उसके लिए, और दूसरा सत्ता में आने के बाद सत्ता को टिकाए कैसे रखना। जलपति, आपने जो कही बात बिल्कुल सही है। सत्ता में आने से पहले जो संघर्ष था वो सिर्फ पार्टी में था, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि पार्टी में थोड़ा बहुत जो गोवा का लास्ट अधिवेशन हुआ बीजेपी का, उस वक्त जिन्होंने इनके खिलाफ सुर निकाले आडवाणी जी तक, वो सुर को दबाने के लिए या समझाने के लिए जो कुछ करना पड़ा वो संघर्ष करना पड़ा।
बाद में इलेक्शन में भी संघर्ष करना पड़ा बहुत सारा। मोदी साहब आज भी नरेंद्र भाई जो कर रहे हैं उनकी संगठन की मेहनत पर कोई शक नहीं कर सकता। मगर सबसे बड़ी बात यह जो कहें कि एक ही है कि सत्ता पर आने के बाद नीलेश भाई ने कहा वो बिल्कुल सही है कि कोई नहीं सुनता था पहले, आज सब सुन रहे हैं। मगर उसके साथ दूसरी बात ये भी हुआ है, गुजरात तक जो भी सरकार है वो राज्य सरकार केंद्र सरकार के सामने नतमस्तक होकर खड़ा ही रहना पड़ता है। ये जो बात है कि किसी का भी डिसीजन नहीं चलता, वो थोड़ी चिंता की बात है। दूसरा एक मुझे जो लगा था वो सबसे बड़ा है बेरोजगार का मुद्दा। बेरोजगार उन्होंने कहा ठीक है मान लेते हैं कि कोरोना आया, फिर भी आज 28 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, मतलब इतनी मोर देन 23% लोग हैं। तो ये लोग जो बेकार हैं बेरोजगार हैं उनके लिए कुछ करना शायद जरूरी था, वो नहीं कर पाए। तीसरी बात मुझे लगी, शायद 3-4 दिन पहले का रिपोर्ट आप सबने भी सुना होगा, नीलेश भाई ने भी सुना होगा, 25,000 कमाने वाला ऊपर के 20% में आ गया है। इसका मतलब है जो ऊपर के 10% छोड़ के तुरंत जिनकी आय है वो 25,000 है महीना। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है, वो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो गया है कि ऊपर के नियरली 10% लोगों के पास 90% एसेट आ गई। और वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, क्योंकि बाकी का गरीब लोग बिल्कुल गरीब होते जा रहे हैं और उनके पास खाने के लिए भी सरकार के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। अगर हमारी प्रजा एक बार, मैं भूकंप का एक उदाहरण देना चाहूंगा। भूकंप के वक्त नीलेश भाई शायद जानते होंगे या उनको याद होगा ना होगा, भूकंप आया तब भुज में देने गए थे, हमारी स्टेट गवर्नमेंट के ही 1-2 मंत्री थे हमारे पास, मैं उसमें साथ था, आनंदबेन के घर उनके साथ में था वो काफले में भुज में। जब बांटने गए तब लोगों ने कहा कि हम तो लोगों को देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है, आप हमें अनाज मत दीजिएगा। और उनको समझाना पड़ा कि भाई आपको अभी जरूरत है, आप लोन मान के भी ये सब ले लीजिए। ये जो कहना पड़ा है, लोगों के पास लेने की एक आदत न बन जाए, वो कुछ करना पड़ता है। और वो शायद करने में हमारी सरकार अभी 8 साल पूरे हुए उसमें अभी नहीं कर पाई है। और लास्ट कहना, अभी तक के जो कुछ संघर्ष के साथ जो कमियां रही है उसमें कि आप हर चीज महोत्सव में बना सकते हैं। वो हर चीज महोत्सव में बना देने का मतलब है एक छोटा सा प्रोग्राम गरीब कल्याण महोत्सव। अब गरीब कल्याण महोत्सव या मेला थोड़ा होता है, उनको तो जस्ट ऑर्डर देम, टीडीओ को ऑर्डर दे दो, डीडीओ को ऑर्डर दे दो और सबको उनके घर सीधा वो सहाय जो देनी थी, अब 100 रुपया या 150 रुपया या 200 रुपया सहाय लेने के लिए किसी को तालुका तक आना पड़े या मेले में आना पड़े, वो मेरे ख्याल से जो मान वाला आदमी है वो नहीं चाहेगा। और इसी वजह से बहुत सारी बार ऐसा हुआ है कि जिनको सहाय मिलनी थी वो सहायता नहीं मिली है, या सहाय नहीं लेने आए हैं, बोल रहे हैं कि हम सबके सामने क्यों कैमरे के सामने इतना टीवी में आप दिखाएंगे ये सहाय लेने आए, वो सहाय लेने आए। ये जो चीजें हैं वो हम गरीब को, उनका एक फादर वालेस का मैं उनके वाक्य है वो नीलेश भाई को सुनाना चाहता हूं और बाकी सारी पार्टियों को भी। भेंट का मतलब क्या है, दान का मतलब क्या है? दान का मतलब है देने वाले को गर्व न हो, फादर वालेस के शब्द है, मैं बिल्कुल वही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। देने वाले को गर्व न हो, लेने वाले को शर्म न हो, और लेने वाला कभी अपने आप को नीचा न माने, उसे दान कहते हैं। और वो दान शायद हम नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से आज ऐसी हालत है कि लोगों में थोड़ी बहुत जो निराशा है। ठीक है, हम इलेक्शन तो जीत जाएंगे, उसमें दो राय है ही नहीं, मैं कब से मान रहा हूं। इलेक्शन एक अलग बात है, सोशल इंजीनियरिंग का मुद्दा है, मगर जो लोगों के सामने हकारात्मक
चीज है, उनकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, वो शायद अब नहीं हो रही है। और उसके लिए शायद सरकार भी संघर्ष कर रही है। पिछले डिबेट में मैंने जैसे बताया था, गेहूं में सरकार आज संघर्ष कर रही है। गुजरात में आप मुझे बताइए नीलेश भाई, कौन महीने में 1 किलो गेहूं और 5 किलो चावल खाता है? बात क्या है, क्योंकि गेहूं हमारे पास अभी कम है। हमने जो एक्सपोर्ट करना चाहा तो एक्सपोर्ट ज्यादा कर दिया, और इसी कारण आज हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए वो लास्ट ईयर के सामने इस बार आधे से ज्यादा है। ये कैलकुलेशन थोड़ा दिमाग में रखना जरूरी है। दूसरा बात है, बिहार का क्या है? बिहार में आज संघर्ष करना पड़ रहा है। तीसरी बात, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार इतने कम होते जा रहे हैं, क्या करें हम? पूरी दुनिया में जब 70 दिन तक ही चले इतने गेहूं है, तब या भारत के पास कितने गेहूं है? वो गेहूं के फिगर्स हमने दिखाने जरूरी है, सब लोगों को बताना जरूरी है। 31 तारीख तक क्यों हमें आगे बढ़ाना पड़ा गेहूं की खरीद, प्रोक्योरमेंट? क्योंकि अब गेहूं बेचने नहीं आ रहे हैं। जिन्होंने अच्छे भाव मिल रहे थे किसानों ने गेहूं बेच दिए। अब चाहे 31 बढ़ाओ या 30 जून तक करो, लोगों के, किसानों के पास गेहूं है नहीं तो आपको मिलेंगे कहां से? और वो गेहूं आपने या तो प्राइवेट व्यापारियों से खरीदना पड़ेगा या फिर कहीं और से मंगवाना पड़ेगा। तो ये सारे संघर्ष के मुद्दे हैं, और इसमें कमियां बहुत कम है, संघर्ष ज्यादा है, ऐसा मुझे लगता है। जी, आपकी और रीना जी यहाँ पर आना चाहूंगी। 8 वर्ष मोदी सरकार को पूर्ण हुए हैं। कई जगहों पर देखा गया कि कई बड़े फैसले लिए गए जिनका लोगों ने स्वागत भी किया, और कई ऐसे फैसले जिनका शायद विरोध प्रदर्शन भी हुआ। जी जल्पा, जरूर। एक्चुअल में बात यह है कि जब हम उपलब्धियां हासिल करते हैं और उसका सेलिब्रेशन करते हैं, तो मैं मानती हूँ कि उसके साथ साथ हमको कमियों को भी देखना पड़ता है और उसका अपना पड़ता है। 100% सेलिब्रेशन बनता है, क्योंकि 8 साल में ऐतिहासिक फैसले भी हुए हैं। अब हम देख सकते हैं कि कलम 370 जो कश्मीर का था दर्जा, वो पूर्ण कक्षा का, उसको राज्य का दर्जा मिल गया है। वो बहुत बड़े गर्व की बात है और ऐतिहासिक फैसला है। ऐसे ही राम मंदिर का भी है। मतलब भाजपा के पास ऐसी उपलब्धियां काफ़ी है, क्योंकि हम देखें आसपास के वर्ल्ड में अभी तो रुपए कार्ड का आप देखो कि लोगों को अभी इतना मालूम नहीं है, लेकिन मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड जो था वो पहले 90% जितना यूज होता था हमारे भारत में। आज मोदी जी की उपलब्धि ये है कि सिंगापुर में आप जाओ, सऊदी अरब में जाओ, या फिर अभी शायद रशिया में और अफ्रीका में भी शायद, उस जगह सब जगह एक्सेप्ट करने लगे लोग रुपए कार्ड का। मतलब आने वाले दिनों में आप देख सकते हो कि हमारा रुपए कार्ड वीज़ा और मास्टर कार्ड की तरह कुछ देशों में, छोटे मोटे देशों में, नेपाल में भी शायद एक्सेप्ट किया गया है। तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि डॉलर का मुकाबला करने वाला कोई है ही नहीं आज। आप देख सकते हो अमेरिका सैंक्शन के नाम पे सबको डराता है, धमकाता रहता है और जगत जमादार बन के उभरता है। तो ये उपलब्धि है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि इसलिए है कि आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि डॉलर की जगह रुपया नहीं ले सकता है, लेकिन हमारा चलन विदेशों में आज एक्सेप्टेबल होने लगे, ये भी एक बड़ी उपलब्धि ही है। एक बात ये है। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि माइनस पॉइंट भी है कहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बेरोजगारी दर आप देखो तो 12.2% है। फिर दूसरी बात ये है कि मोदी जी आज सबसे बड़े फैसले ले रहे हैं, लेकिन हम HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की तरह कभी ध्यान नहीं देते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स की तो बात ही दूर की है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट में हम देखें तो HDI में हमारा नंबर 136 है, और हंगर इंडेक्स में भी 116 में से 101 है। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है कि इतने लोग भूखे पेट सोते हैं। दूसरी बात यह है कि लगभग 80 करोड़ को 2021 में प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत अनाज दिया गया है। तो इसका मतलब ये भी है, ये चिमन भाई ने बोला ऐसे, कि इतने लोग भूखे पेट सोते भी हैं और उनके पास खाने के लिए जितना आना चाहिए इतना है नहीं। तो ये सबसे बड़ी हमारा माइनस पॉइंट है, क्योंकि अगर आप आज भारत इतना अगर विश्व का एक सुपर पावर बन रहा है, तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हमारी मतलब माइनस पॉइंट कहाँ है, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि इतने लोग अगर भूखे सोते तो इससे बड़ी शर्म की बात कोई है ही नहीं मेरे हिसाब से। जी, आपकी और नीलेश जी यहाँ पर आना चाहूँगी। अगर 8 वर्ष की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं राम मंदिर भी याद आता है, कलम 317 भी याद आती है, नोटबंदी भी याद आती है, GST भी याद आता है।
सीएए भी हमें याद आ जाता है और कहीं ना कहीं कृषि कानून बिल भी याद आते हैं। जी देखिए, अन्ना हजारे जैसे पवित्र आंदोलन किसकी सरकार में हुआ? तो ये कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार में हुआ था। अब देखिए कि अन्ना हजारे की इतना बड़ा आंदोलन था कि इनको याद नहीं आएगा, लेकिन लोगों को लगा कि भी अन्ना हजारे इतने अच्छे इंसान है कि इतना आंदोलन करे तो कुछ होगा। तो आपने देखिए कि 2014 में जो ये छोड़ के गए थे, तो मैं आपकी कैमरा भी दिखाना चाहता हूँ कि 2014 में महंगाई दर था 8.33%, 2022 में है 7 पॉइंट। आप देखिए, और जीडीपी देखिए, 104 लाख करोड़, और 2022 में है देखिए 236 लाख करोड़। तो ये आंकड़े ही दिखाता है, ये आंकड़े दिखाता है कि मोदी सरकार ने क्या काम किया है, लेकिन इनको नहीं मालूम पड़ेगा। किसान सम्मान निधि के तहत 2019 में जो बिल पास किया कि किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 मतलब साल में 3 हफ्ते दिए जाएंगे, वो डायरेक्ट डीबीटी। इसमें कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं 1 रुपया बेचता हूँ और 15 पैसे मिलते हैं, ऐसे नौबत ही नहीं आया कि हमारे मोदी जी ने ऐसा किया है। अब देखिए कि 2024 की तैयारी आज ही अभी से क्यों कर रहे हैं कि मालूम है लोगों को कि ये मोदी जी को वापस लाना है, क्योंकि मोदी जी ने अच्छे काम किए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब देखिए कि 2022 तक ये पूरा मतलब जितना हमारा जो संकल्प है 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को, गरीबों को देना है, जो अच्छी जगह, जो एक अफोर्डेबल स्कीम हो। कि आप देखिए कि मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, तो अहमदाबाद में पॉश एरिया में भी आप एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप वहाँ पे काम आप मकान ले सकते हो। अब देखिए कि उज्ज्वला योजना देखिए, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, मुद्रा योजना के तहत 70% से भी ज्यादा महिलाओं को ये लाभार्थ किया गया है। स्किल इंडिया, आप देखिए कि कोई भी होता है तो इसको 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को इसका फायदा हुआ है। स्टार्टअप इंडिया, अब देखिए कि इतनी सारी योजना है कि सीधा लोगों को इफेक्ट कर रही है, लोगों का मतलब ये ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसी योजना की कि सीधे लोगों का, कोई बीच में दलाली नहीं। जैसे 17 सालों में दलाली में इतना पैसा खाया लोगों ने कि आज भी वो चल रहा है, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री जी ऐसे कभी नहीं मिलेंगे। और मैं तो बोलता हूँ कि ऐसे दूसरी बार नहीं, तीसरी बार, चौथी बार आए, क्योंकि लोगों को मालूम है। और मैं ऐसा हमारे जो राजकीय विशेषज्ञ है भरत जी, उन्होंने बोला कि मुफ्त देने का मतलब ये है, मुफ्त ऐसा नहीं है कि बोलना जा सके। लोगों ने तो पिछली सरकारों में 1 रुपया दिया है तो भी बड़ा चढ़ा के किया है, लेकिन मुफ्त ऐसा नहीं है। लोगों को खाने को नहीं था। जलपा जी के कोरोना में BMW वाले भी राशन के आटे में खड़े थे। उस टाइम पे ये भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशील सरकार ने लोगों को खाना दिया है, तो वो नौबत थी। वो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गरीबों के लिए सरकार है। तो आप देखिए हिम्मत जी को ये मालूम होना चाहिए, लेकिन नहीं, इनको वो इटली वाला चश्मा बीच में आ जाएगा। तो जलपा जी, भारतीय जनता पार्टी ने डिफेंस में आप देखिए, बता रहे हो आपने हर जनता ने वो लाभ लिया है, लाठी भी दी, भाजपा ने लाठी भी दी लोगों को, मजदूरों को, वो याद करा दो। अब देखिए कि एयर स्ट्राइक ये लोग सबूत मांगते थे, एयर स्ट्राइक किया। पुलवामा जैसा हमारे जो आतंकवादी, हमारी जो सेनाओं को जो हमला हुआ, अब देखिए कि मोदी जी ने वहां पे एयर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, 300 से 400 आतंकवादियों को ठार किया। लेकिन नहीं, उनका तो वो भाईचारा था ना कि अभी भी 317, इनके दिग्विजय सिंह बोलते हैं कि हम आएंगे 317 लाएंगे। अरे भाई क्यों? आपको 317 बहुत अच्छी लगती है तो आप वहां पे जम्मू कश्मीर 371 के बारे में बोलिए। जी, मैं वही बोल रहा हूँ 371 के बारे में पता है आपको नीलेश जी? 371 के बारे में बोलिए ना इनको। अरे लेकिन आप 371 के बारे में बोलिए। मांगते थे ना, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते थे ना आप। तो चीमन जी, आप थोड़ा संयम से रखिए और सच्चाई को देखिए कि आज लोग क्या चाहते हैं। कांग्रेस चाहती है वो नहीं है, कांग्रेस तो आपस में भिड़ना चाहती है, अंदर से कलश होता है। ऐसा नहीं है जलपा जी के गुजरात में नेता छूटे हो रहे हैं, वो इनका तो नया आंदोलन है गुजरात में, भारत जोड़ो। मैं तो ऐसा बोलता हूं कि इन्होंने अंदर मनी मत में बना लिया है कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कि कांग्रेस छोड़ो। ये आंदोलन अभी इनका व्यापक हो गया है। फिर भी मैं हमारे प्रधानमंत्री जी की मैं बात करूंगा, तो हमारे प्रधानमंत्री जी लोगों की सरकार में है, लोगों की ध्यान रखते हैं। और जैसे वो बोलता है ना, हमारे गुजरात में कहावत है कि मौसम माँ पेट से, हमारे गुजरात को इतना काम दिया है कि कोई भी प्रधानमंत्री आता है अजय फॉरेन का, तो हमारे गुजरात में वो प्रोटोकॉल तोड़ के भी वो हमारे मोदी जी वहां पे लाते हैं। क्यों? उनको मालूम है कि जो भी आता है वो गांधी फैमिली दिल्ली जाता था, जनपद 10 में जाता था। अरे भाई उसके अलावा कोई दूसरा रोड नहीं है, जनपद 10 के अलावा कोई दूसरा रोड ही नहीं था। लेकिन हमारे वडाप्रधान मोदी जी ने दिखाया कि जनपद के बाद भी ये गुजरात है,
ये दिल्ली है, ये अलग है, ये वो है, तो ये काम करके दिया। लेकिन इनको तो अभी ऐसा चक्कर आ गया है कि हमने 17 साल में जो काम नहीं किया वो मोदी जी ने 8 साल में काम कर दिया, तो इनको वो चक्कर आएगा और 2 साल के बाद और आएगा, ये तो कोमा में चले जाएंगे कि 2024 में फिर से, जैसे उत्तर प्रदेश में हिस्ट्री की है कि योगी जी ने फिर से वहां पे बहुमत हासिल किया है, वैसे ही 2024 में इनको 15 साल और सत्ता से बाहर होना पड़ेगा दलबाजी। जी, लेकिन आप नीलेश जी 2024 की चलो जिक्र तो कर रहे हो, बात तो कर रहे हो, लेकिन उससे पहले तो भी तो कई ऐसे वादे हैं जो पूर्ण करने होंगे, क्योंकि अगर हम मैनिफेस्टो की बात करें तो बहुत सी बातें हुई थी। उसमें एक सबसे पहली बात जो उभर के सामने आती है इस वक्त में वो होती है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। चलो राम मंदिर निर्माण की बात की थी, बना दिया। आर्टिकल 370 की बात की थी, बना दिया। काफी सारी ऐसी बातें जो कही गई थी वो चलो करके भी दिखाई, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे जो कहीं ना कहीं हर जनता को इफेक्ट करते हैं, वो मुद्दे तो आज भी पेंडिंग है। देखिए 1962 में शायद चीमन जी तो थे ही, मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ था, लेकिन मैंने देखा हिस्ट्री, चीमन जी को तो शायद मालूम भी होगा और भरत जी को भी मालूम होगा कि उस टाइम साउथ कोरिया और कोरिया के बीच 2 युद्ध हुआ था। भरत जी को मालूम होगा, छोटे देश थे कि इनको युद्ध करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वहां पे इंदिरा जी ने बोला था कि हाँ भाई वहां पे युद्ध है तो यहाँ पे महंगाई होगी, वो ऑन रिकॉर्ड है, तो चीमन जी इसमें तो ना नहीं बोलेंगे, मुझे मालूम है कि ये पक्का रिकॉर्ड वाला है, बराबर। तो ये बात है कि इतने बड़े युद्ध होकर भी हमारे मोदी जी ने नेहरू जी ने बोला था, नेहरू जी ने बोला था, टंग ऑफ स्लिप हो गया मेरा, कि नेहरू जी ने ये बोला था और रिकॉर्ड में है, तो नेहरू जी बोल सकते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो ये पाप हो जाएगा, इनके चश्मे उड़ जाएंगे। तो जलपा जी जो 2024 में हमारा जो मान्य लक्ष्य है कि हमारे प्रधानमंत्री फिर से आएंगे, तो जो भी हमारा लक्ष्य है, 8 साल अभी हमारे लिए बहुत ही कम टाइम था, फिर भी हमारे जो इतने संकल्प थे, हमारे जो एजेंडा थे वो हमने भरपूर किए। आप देखिए 500 साल पुराना एक भी ऐसा कोई नहीं है कि राम मंदिर के लिए कोई आगे आता था, कांग्रेस का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं। आज भी आप देखिए कि राम मंदिर के लिए वो इनकी ईंटों तक नहीं छोड़ते। राम मंदिर तो भगवान राम तो काल्पनिक है इनके लिए, तो इनको ये एक मैं तो बोलता हूँ कि भगवान का है ना, इनका एक श्राप लगा है कि कांग्रेस अभी टूटने लगी है। अगर ये भगवान राम को माने ना तो शायद ये कोई चमत्कार होगा। तो 2024 तक जो हमारे बाकी लक्ष्य है, हमारे वड़ा प्रधान मोदी जी वो पूरे करेंगे। और ये मैं फिर से बोलता हूँ तो वही रहेगा कि बहुत हुई महंगाई की मार, प्रमुख मुद्दा तो फिर भी रहेगा। जी जल्पा जी देखिए, महंगाई पूरे विश्व के लिए कहीं ना कहीं उस वक्त भी वैश्विक मंदी आई थी। जी जल्पा जी मैं वही बोल रहा हूँ कि आप देखिए कि हर एक ये विश्व में हमारा कहीं पे भी कुछ होता है तो पूरे विश्व में हमारा शेयर मार्केट पे असर रखता है। डॉलर का अगर वो मजबूती होता है तो हमारे वो पेट्रोल डीजल पे आता है। तो ये हम लोग कहीं ना कहीं वो विश्व के मार्केट से जुड़े होंगे कि पूरी महंगाई। आप देखिए कि पहले मैं 10 साल पीछे जाऊं तो 10,000 में एक अच्छा काम चल रहा था, लेकिन आज एक घर में 2 गाड़ियां हैं। आज आप लग्जरी से हम लाइफ जी रहे हैं। हमारे पास पहले ऐसा था कि एसी हम लोग लाते थे तो हमारी ये लग्जरी था, आज प्राइमरी है। तो ये है कि लोगों की डिमांड सप्लाई बढ़ी है, तो इस हिसाब से कोरोना जैसी महामारी में थोड़ा ये ब्रेक लगा है। लेकिन मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि हम लोग एक अच्छे लेवल पे है, हमारे पूरा विश्व में एक अच्छे लेवल पे भारत देश है। आज भारत देश में लोग देखते हैं, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लोगों का विश्वास है। आज कोई दुश्मनी तो ठीक है लेकिन दोस्ती भी छोड़ना नहीं चाहता। तो ये कांग्रेस में इसके शासन में नहीं था जल्पा जी। तो मैं ये बोलता हूँ कि एक मजबूत नेतृत्व होता है तो लोगों को विश्वास पड़ता है। आपकी जेब में अगर 10 रुपए होंगे तो लोग 100 रुपए डालेंगे, लेकिन आपकी जेब वो कांग्रेस जैसी वो सिलाई होगी कि वो उसमें काड़ा होगा तो वो कोई नहीं पैसा डालेगा। तो ये है इनके ऐसा है कि वो भ्रष्टाचार जी जल्पा जी राहुल जी मैं ये भी मैं आपको ऐड करके दूं कि हमारे राहुल जी हमारे तो प्रधानमंत्री जी जल्पा जी मैं वही बोल रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी देश के लिए इतना टूर करते हैं, कुछ लाते हैं, टेक्नोलॉजी लाते हैं, कुछ अच्छा लाते हैं, कुछ आपले होता है। लेकिन हमारे राहुल जी को अगर कोई एंकर पूछती है कि अहिंसा और हिंसा में क्या फर्क है
तो 10 सेकंड खा चुकते हैं। तो इनके राहुल जी ऐसे है, इनको मालूम नहीं है कि हिंसा और हिंसा में क्या फर्क है, और वहां पे जाके चाइनीज स्ट्रेटेजी उनको अच्छी लगती है। जलपा जी, ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि चाइना को हर लोग बैकफुट पे करते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है नहीं, चाइना की स्ट्रेटेजी अच्छी है, वो एक अच्छे लेवल पे, लेकिन भारत जटिल है। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि भारत की जो प्रक्रिया है वो जटिल है। जलपा जी, कैसे जटिल हो सकती है? आप चाइना को क्या वेलकम करते हो? जी जलपा जी मैं बोलूं अभी कुछ? जी, चीमन जी काफी देर से कुछ बोलना चाहते हैं। जी चीमन जी बोलिए। हाँ नीलेश जी, सबसे पहले तो आपको कांग्रेस का नाम लिए बिना ये किया, भाई आप बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार का जो मुद्दा उठाया था अन्ना जी ने, आज हम पहले 128वें नंबर पे थे भ्रष्टाचार में, आज 58 पे नंबर है, 58 नंबर पे है। ये मेरा रेटिंग नहीं है, विश्व का जो है संस्था उसका रेटिंग है। तो आप बोल रहे थे भ्रष्टाचार कम हुआ है कि बढ़ा? हमारे प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब बोला करते थे कि डॉलर रुपया उसी देश का गिरता है जिसकी सरकार भ्रष्ट हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो बोले थे कि भाई जिस देश की सरकार भ्रष्ट हो उसका रुपया गिरता है, तो आज रुपया गिर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रधानमंत्री जी खुद बोल रहे हैं कि हमारी सरकार भ्रष्ट है। ये साबित हो गया क्योंकि उनका ही स्टेटमेंट है, रिकॉर्डेड है। आप बोल रहे थे कोरोना में ये किया वो किया, वैक्सीन दिया, लोगों को मजदूरों को लाठी दी है आपने। प्रियंका जी ने जो बसें भेजी थी तो उसको वापस करके आपने जो अच्छा काम था उसको भी नकार दिया था। आप तो कर नहीं पा रहे थे, वैसे जैसे बैठे थे कि वो लगा के मौनी व्रत लगा के बैठे थे, ऐसे बैठ रहे थे कोरोना में। कितने बोल रहे हैं पर आपका आवाज वहीं से म्यूट है। आपका आवाज वहीं से म्यूट है। मैं आपकी ओर भी आऊंगी। मैंने आपका ध्यान दोहरा यहाँ पर, मैंने आपका ध्यान केंद्रित किया। नीलेश जी आपकी ओर भी आऊंगी मैंने सिर्फ आपका ध्यान केंद्रित किया। जी चिमन जी कंटिन्यू कीजिए, मैं आती हूँ आपकी ओर। आप बोल रहे हैं कुपोषण की बात करें तो हमारा नंबर 8वां है। नीलेश जी शर्म आनी चाहिए आपको। जो लोगों को अनाज देने की बात करें, कुपोषण में हमारा नंबर 8वां कैसे आ गया भाई? आपका इतना अच्छा शासन है, बहुत बढ़िया कर रहे हो, तो शासन क्यों आया? गुजरात की जब इलेक्शन थी तो नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे कि गुजरात को केंद्र की थप्पड़। आज हर एक राज्य को केंद्र से थप्पड़ मिल रहा है। जिस जीएसटी के जो पैसे हैं नहीं मिल रहे हैं, किसको दिए? गुजरात को ही नहीं दिए हैं, तो कहां दूसरों को देंगे? जब भी गुजरात उनका बदर स्टेट है फिर भी नहीं दे रहे हैं, तो दूसरों को तो कैसे देंगे भाई साहब? आप जब सत्ता में नहीं थे तो बोलना बहुत अच्छा लग रहा है, आज करके दिखाइए आप। वो थप्पड़ वाला कहां है आपका? वो थप्पड़ दिखाइए अभी लोगों को कि भाई अभी केंद्र जो थप्पड़ मार रहा है, इतने इतने राज्य को पैसे नहीं दे रहा है, वो बताइए आप। बहुत बड़ी बात कर रहे हो, ये सब कर रहे हो। आप बोल रहे हैं तो किसानों को पैसा दिया 2000 रुपया, क्या होता है भाई साहब? पता है आपको? किसानी की है कभी? किसान को जाके पूछो कि भाई सालाना 2000 रुपये से क्या होगा? क्या खाद आएगा? क्या वो ट्रैक्टर का डीजल आएगा? क्या कर सकते हैं? क्या आप किसान को भीख मंगे समझ रहे हो? क्या भीख में दे रहे हो? टैक्स के पैसे देने हैं तो उसका डेप्थ है उसको माफ करो, देवा माफ करो। क्यों ऐसे जो छोटे 2000 रुपया क्या चीज है एक सालाना के लिए, एक खेत के लिए? आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है नीरज जी? बड़ी बड़ी बातें दिखाई दे रही है। आपको ये पता है, आप जो बोल रहे थे ना ये पुलवामा वाली बात, जब पुलवामा में अटैक हुआ हमारे प्रधानमंत्री जी फोटोशूट कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री पर। मुझे शर्म आ रही है कि जब पुलवामा में हमारे सैनिकों पर अटैक हुआ था तो उसको छोड़ के आना चाहिए था, उसको छोड़ देना चाहिए नीरज जी। आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे शर्म है कि ऐसे आपको तो शर्म आनी चाहिए। जग गई है भाई, फोटो शूट करा रहे थे नए सूट पहन के, सूट बदल के। वो पुलवामा में सैनिक की जो बात कर रहे हैं उसी टाइम आपके प्रधानमंत्री जी, आपके नरेंद्र मोदी जी फोटो शूट कर रहे थे। और एक संस्कार सिखाऊं आपको, जब डिबेट चल रही है तो आप बीच में बोलना बंद कीजिए। आपने बोला, मैंने बोला, कुछ आप बंद कीजिए, फिर बाद में बोलना आपको आपके पास उत्तर हो तो, और थोड़ी भी शर्म बची हो तो। आप बोल रहे थे कि भाई आतंकवादियों को कंधार भेजने वाले कौन थे? आप लोग थे। पैसे देके, सब कुछ देके, और कसाब को फांसी देने वाली कांग्रेस थी, याद रखिए भाई साहब। और कितने कानून हम लाए, क्यों विरोध नहीं हुआ भाई साहब?
आरटीआई है, आरटीई है, खादका है, नरेगा है। और आपने कौन से नए कानून लाए, कौन से नए अस्पताल आपने इस देश में बनाए, कौन से नए रेलवे स्टेशन बनाए, कौन से नए एयरपोर्ट बनाए? आप तो बेच रहे हैं भाई साहब। अरे आप इतना अच्छा शासन कर रहे हो तो ये बेचने की क्या जरूरत पड़ती है? कौन सा नया बांध बनाया भाई? ये सब बनाया वो 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है बोल रहे हैं ना। जितने भी बांध है आज भारत भर में वो सब कांग्रेस ने बनाए हैं। नीलेश जी, एक बांध आपने बनाया हो तो बता के दिखाइए। कहाँ हो आप? एक नया आप एयरपोर्ट कहाँ हो? बनाया हो तो कौन से दिखाइए। स्टेट में हो? एक नया आप कौन से स्टेट में बंदरगाह हो? बनाया हो तो भैया नहीं, बंद हो आपकी जाइए सरकार आप कहाँ प्लीज। है? प्लीज मेहरबानी आपका कीजिए नीलेश सरकार जी, कहाँ है? मेहरबानी कीजिए, मेहरबानी करके आप बंद हो जाइए। मैं बोलने के बाद बोलो आप। कि पूरे भारत में आपकी सरकार कितने बंदरगाह आपने? लोगों अरे का बंदरगाह आशीर्वाद बेच कितना रहे मिला है? हैं। आपका आज आशीर्वाद कितना मिला? गुजरात ड्रग्स के एक लिए अच्छा प्रधानमंत्री ड्रग्स मिला का है, हब लेकिन हब हो आपको गया अच्छा है। नहीं लगेगा। आपका आपको हब अच्छा हो नहीं गया है लगेगा। ड्रग्स। आपकी दलाली क्यों भाई, बंद हो कहां गई से है। आता है ड्रग्स? आपका आपकी कमीशन सरकार बंद क्या हो कर गया रही है? वो नहीं, आपका दरियाई कमीशन मार्ग से बंद जो हो गया ड्रग्स आ रहा है। हल्का वो अरे हड्डियों सुन को भाई, सुनो खराब भाई, पैसा नीलेश भाई दिया। पहले बंद। बहुत पुराना मुद्दा रहा है और शायद ये इसीलिए बढ़ गया क्योंकि हमने तभी नहीं रोका। तब भी उड़ता पंजाब के नाम पर राजनीति हमने देखी थी। अगर राजनीति उस वक्त नहीं होती तो शायद हम और भी ज्यादा अच्छी तरीके से बच जाते। मैं यही बोल रहा हूँ कि आज ये दरिया मार्ग से जो आ रहा है ड्रग्स, जी। वो सब कहां से आ रहा है? क्या कर रहे हैं? और अदानी के एयरपोर्ट से आपको ड्रग्स मिलता है, आप कोई कार्यवाही नहीं करते हो, और छोटे कोई लोग से 10 ग्राम मिलता है तो आप उसका बवाल मचा देते हो। क्यों भाई? अदानी पे आ गए अदानी का 3000 किलो 3000 किलो मिला है भाई साहब। कौन से अदानी को जेल में डाला आपने? जन्म क्या 2014 साझेदारी थी आपकी? ठीक है, आपकी साझेदारी थी ठीक भाई। है, ठीक है। आप बड़ा बड़ा ठीक जो है। बातें करते हैं नीलेश जी, समय रहा आपकी और और- भी लौटेंगे। भरत जी, आपकी और यहाँ पर मैं आना चाहूंगी। यहाँ पर चर्चा एक हम मिनट, इसीलिए एक कर रहे थे कि मिनट, जब ये- किसी ये- सरकार को जलपा जी, 8 साल एक पूर्ण होते मिनट, हैं एक ही मिनट, एक ही मिनट। समझौते कितने हैं सरकार के, या फिर कहीं ना कहीं जो हम आज चर्चा का विषय लेकर आए हैं कि संघर्ष कितना रहा और आने वाली चुनौती भी क्या रहेगी? समझौते में जलपा जी मुझे सबसे पहले बड़ा समझौता दिख रहा है वो यही ही है क्योंकि मैं दिल्ली में 5 साल रहा हूँ एज ए रिपोर्टर, तो मुझे पता है कि वहाँ की जो रेड टेपिज्म क्या है और वो शायद सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। आज अच्छी बात है, शायद नीलेश जी को पता हो या ना हो, चिमन भाई को भी नहीं होगा, कि सरकार ने सारे जितने अपने डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंट में 50 से ऊपर तक के जितने भी अधिकारी हैं उनकी कार्यक्षमता अभी कैसी है और उनकी कार्यशैली कैसी है, उनका एक रिपोर्ट मंगवाया है। वो रिपोर्ट के बाद जैसे रेलवे में अभी जो कंपलसरी उनको वीआरएस दिलवाया, उसी तरह सारे डिपार्टमेंट में ये सफाई होने वाली है, उसमें दो राय नहीं है। और वो ऐसी सफाई जब तक नहीं होगी तब तक ये भ्रष्टाचार कम करने, खास करके ग्रास रूट लेवल पे जो अभी है उसमें बहुत मुश्किल पड़ रही है और इसी वजह से सरकार को कभी कभी समझौते करने पड़ते हैं। गुजरात स्टेट की बात करें, नीलेश भाई स्वीकारेंगे और चिमन भाई को पता होगा, मुझे पता नहीं, कि सीएम के ऑफिस में पीए में आदमी जो आ जाए वो कहा जाता है, आज अभी मैं पढ़ के आया हूं गांधीनगर, वो पुराना कांग्रेसी था और उसने कुछ भी करके पीए की सीट ले ली। उसमें जो भी बीजेपी के लीडर से उनकी भी सिफारिश दी होगी, वरना तो पीए होता ही नहीं है। वो पीए बनने के बाद सीएम को मिलने तक के पैसे लेने शुरू किए, जमीन किसी के नाम करने के अलग, बाकी सब काम करने के लिए अलग, पीआई के ट्रांसफर के अलग, और इतने पैसे ले लिए कि उनको रातों रात बर्खास्त करना पड़ा, निकालना पड़ा। और यही बात है, मैं कहता हूं कि जितनी भी ये सफाई अच्छी बात है, आप जब किसी को पोस्ट दो तब सिर्फ वो बीजेपी का सपोर्टर है या बीजेपी का विरोधी है वो मत देखिए। मेरे ख्याल से वो देखना जरूरी है कि वो काम, उसकी कार्यक्षमता कैसी है। अगर ये हुआ तो हमें समझौते नहीं करने पड़ेंगे। और जैसे मैंने एक दूसरी बात जो कही थी कि जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों मिला के किसी आदमी को जब पैसे देने पड़ते हैं तो भरता है,
तब उसके पास से करीबन 30 से 35% चला जाता है, इनकम टैक्स और जीएसटी मिला के। आप और मैं, आज हम सब 30 से 35%, जो यूएस में सबसे ज्यादा 30% है, उससे भी ज्यादा है। मगर यूएस में ये जो भ्रष्टाचार की मैं बात कर रहा हूं, और मैंने खुद देखा है, इंसान बोलता है कि मेरी 2 बेटियां पढ़ रही है, आपको 10% कम, वाइफ काम नहीं कर रही है, आपको 5% कम, वो अपने आप मिल जाता है। दैट वी हैव टू डू हियर। वो इम्प्लीमेंटेशन अगर होगा तो मेरे ख्याल से बीजेपी, नीलेश भाई तो 25 तक कहते हैं, मैं कहता हूं 50 साल तक रहे तो भी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लोग कहेंगे कि हाँ, हमें ठीक से खाना मिल रहा है, हमारे बच्चे को ठीक से काम मिल रहा है, हमारे छोटे बच्चों को ठीक से पढ़ाई मिल रही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कौन सी पार्टी आए कौन सी पार्टी जाए। ये कांग्रेस को भी समझना होगा, बीजेपी को भी समझना होगा, और बाकी सारी पार्टियों को भी, कि जब तक अंदरूनी नागरिक सुखी होगा तो फिर कौन शासन करता है वो कोई देखने तक नहीं जाएगा, और देखने न जाए वही सबसे अच्छा है। क्योंकि मोदी साहब खुद कहते हैं मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। वो गवर्नमेंट अगर मिनिमम हो जाए और ऐसा सही में शासन चले देश में, तो ही हमें कोई समझौते नहीं करने पड़ेंगे। खास करके लोगों को तो समझौते नहीं करने पड़ेंगे, सरकार बाद में जो भी करना है करे और ठीक से देश चला सकती है। जी, आपके और रीना जी यहाँ पर आना चाहूंगी। अगर आने वाले समय की बात करें तो भाजपा का एक मुद्दा ये भी रहा है कि अब आने वाले समय में वो कॉमन सिविल कोड लेकर आएंगे, यानी कि समान नागरिकता कानून लेकर आएंगे। जी, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे कोर्टों का सब है बोझ एक तो कम होगा मेरे ख्याल से। क्योंकि कोर्टों में आप देखो तो करोड़ों, 4 करोड़ लगभग बैकलॉग है केसेस, तो ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है। लेकिन अभी आप बात ही चल ही रही है, मैं ये बोलना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा तो क्या है कि आप देखो महंगाई, एक तो महंगाई की सब 4% जो है वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन 6% तक भी अभी गया था और अब 8% तक हो गया, मतलब 2 गुना हो गया महंगाई। तो ये सबसे बड़ी मार है। अभी ये कोर्ट तो आएंगे, ये सब एक्सेप्टेबल अपने ऐतिहासिक फैसले हुए हैं और लिए गए हैं, लेकिन आम आदमी के पेट को रोटी जब तक नहीं मिलती है जलपा जी, तब तक तो उसको शांति मिलने वाली है ही नहीं। और आम इंसान देखो आप, ये सब बड़े बड़े मुद्दे हैं जो छोटे छोटे लोग समझने वाले नहीं। अपने मनरेगा में आप देखो तो 100 दिन का 100 रोजगारी मिलती है, लेकिन इसमें भी आप रिपोर्ट देखोगे, ये सब बहुत थोड़ा लंबा विषय है, तो उसमें 4 दिन होते हैं, 8 दिन होते हैं, 6 दिन होते हैं, 2 दिन होते हैं, ऐसा ऐसा गैप आ जाता है। मतलब रोजगारी जो मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही साधारण लोगों को। तो ये बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा सबसे, और निचले से लेके ऊपरे मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। और ये बात तो चाहिए ही चाहिए, समान सिविल कोड है तो एक्सेप्टेबल है और लोगों को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इससे अदालतों का और फिर जो कौमवाद का है उस मुद्दा पर भी बहुत असर करेगा। क्योंकि ये सब लोग बोल नहीं सकेंगे ये तुमने आपने नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, सबके लिए एक ही कायदा होगा, तो काफ़ी तक समाज में भी मेल जोल बढ़ेगा। फिर जो कुछ है कौमवाद के इश्यू, इसके पर भी थोड़ा बान आएगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये सब तो है ही है, अभी सब उपलब्धियों में हमको ये ध्यान देना है। HDI मैंने आगे बोला, जिसमें स्वास्थ्य, रोजगारी और शिक्षण आता है। इसमें हमने देखा कि कोरोना में हमको बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का भी हमको दोष नहीं दे सकते, ये तो कांग्रेस होता तो भी होता, क्योंकि ये ब्लास्ट था और ये आने अचानक आई हुई जो विपत्ति होती है उसको कौन किस तरह हैंडल करे, क्योंकि कोरोना का स्वरूप कॉन्स्टेंट बदलता रहता था, तो ये भी एक चैलेंज ही थी। इसलिए गवर्नमेंट को दोष तो सब देते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अब कुदरती आपत्ति होती है, उसका कोई स्वरूप फिक्स होता है ही नहीं। क्योंकि ऑक्सीजन का दूसरे में जो लेवल में कमी हुआ तो किसी को एडवांस में थोड़ा पता होता है, तो हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, लेकिन इस ख्याल को देख के हमको स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाना होगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी। ये HDI है। HDI में जब तक हम 136वें स्थान पे हैं आज, तो बहुत ही हम पीछे हैं। आप देखो, तो हमको आगे आना पड़ेगा। जब तक हम इसमें आगे नहीं आएंगे तो हम हैप्पीनेस की तो बात ही नहीं कर सकते। ये सब मुद्दे हैं, लेकिन आप देखो कि अभी डॉलर के मुकाबले की बात होती है, लेकिन कोई भी हैप्पीनेस इंडेक्स की बात नहीं करता है, क्योंकि जब ये सोसाइटी बनेगी तो सबको खूब सुकून, मतलब अच्छा सुकून भी मिलता है और काफ़ी जो प्रश्न होते हैं उसका हल भी हो जाता है। जी,
आपके और नीलेश जी यहाँ पर आना चाहूंगी। चलो 2024 के लिए तो भाजपा ने भी यहाँ पर तैयारी कर ली गई है और कुछ फॉर्मूला 144 पे भी वर्क चल रहा है कि जहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था उस पर जीत कैसे हासिल हो। लेकिन साथ में ही अहम मुद्दा ये भी है कि अगर देश की बात करते हैं तो मेक इन इंडिया और जो आत्मनिर्भर शब्द लाया गया उसके लिए जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो उस तरीके से। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं है, लेकिन उनको यूटिलाइज करने के लिए और वो कार्य कर सके उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जी नीलेश जी। जरूरी जी कि हमारे भारत में जैसे ये कांग्रेसिया बोलते हैं कि भाई हमने ये किया लेकिन संभाल नहीं पाए, लेकिन आज मोदी जी ने देखा कि चाइना किस तरह से आगे है, अमेरिका किस तरह से आगे है। तो ये जो छोटे छोटे देश थे उनको जो रॉ मटेरियल हम लोग अगर स्पेस में हम उपग्रह छोड़ सकते तो क्या फाइटर प्लेन नहीं बना सकते, लेकिन यही सोच उनको मालूम नहीं थी। हम लोग अगर कुछ विश्व में मतलब आप देखिए टैंक बना सकते तो क्या हम लोग असॉल्ट राइफल नहीं बना सकते। तो ये जो था ना कॉम्बिनेशन वो इनको नहीं मालूम था, लेकिन माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी ने देखा कि भारत देश सब कुछ बना सकता है। आज हमारे पास हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ है कि पूरे विश्व में चौथा देश हमारा है कि अच्छे से टेक्नोलॉजी में हम लोग एक स्पेस में भी अच्छा काम कर सकते हैं, साइंस के लेवल पे भी अच्छा है। तो लोगों को हम लोग साइंस में भी आगे है, प्राचीन में भी आगे है, हम लोग भगवान राम को भी पूछते हैं और साइंस में भी आगे है। वैसे ही हमारे जो पिछड़े लोग होते हैं, हमारे जो राष्ट्र जो मकान होता है उसके लिए भी हम लोग क्या करना चाहते हैं वो मोदी जी ने सोचा है। तो आप देखिए कि जो 2014 में और 2022 में जो फर्क हुआ कि लोगों को, शायद मैं गलत हूं, चलो चीमन जी की बात मुझे सही लगती है कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, लेकिन 140 करोड़ में 51% गलत नहीं हो सकते। जलपा जी ये देखिए, लोगों को भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा शासन चाहिए, लोगों का आशीर्वाद चाहिए, वो चीमन जी भी मानेंगे लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं बोल पाएंगे। तो ये है कि 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार आएगी और जो काम बाकी है वो भी एकदम से पूरे हो जाएंगे। जो 500 साल पुराना केस भी हो सकता है क्लियर। तो आप देखिए कि आज के जमाने में कुछ भी हो, आप देखिए कि तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस करती है। एक स्टेट में हनुमान चालीसा बैन है, दूसरे स्टेट में शिवलिंग से कटर किया जाता है, लेकिन आज भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी में राम भगवान हमारे काल्पनिक नहीं हमारे मन में है। तो ये फर्क दिखता है। 317 मैं नहीं जाने वाला हूं वहां पे रहने के लिए, लेकिन 317 नाबूद हुई तो मैं एक भारतीय तरीके मुझे खुशी है, लेकिन चीमन जी वो कांग्रेस के है तो नहीं खुशी होंगी। तो ये फर्क है जलपा जी कि एक युग पुरुष पूरे भारत में हमको बहुत सालों बाद एक अच्छा आदमी मिला है जो देश के लिए काम करता है, लेकिन नहीं हम लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। ये लोग कांग्रेस में अच्छा काम करने की सोचेंगे नहीं, लेकिन मोदी जी ने क्या किया है, मोदी जी को इतनी इन लोगों ने गालियां दी है कि मोदी जी का वो साहस इतना बढ़ गया है। एक कैमरामैन ने, एक रिपोर्टर ने पूछा था कि मोदी जी आप इतना एनर्जी कहां से लाते हो, तो मोदी जी ने एक ही वाक्य बोला था, बस लोगों की गालियां खाते, सुबह से शाम तक इतनी गालियां होती है। तो ये है एक अच्छा काम करने वाला व्यक्ति, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन नहीं हमारा विपक्ष थोड़ा अलग है, विपक्ष रहने के काबिल भी नहीं है। और आप देखिए कि क्या थी 100 साल पुरानी पार्टी क्या थी और क्या नहीं। वैसे भी मोदी जी आज पूरे 8 साल पूरे कर चुके हैं, तो भारत की नीतियों में बहुत बड़ा फर्क आया है। हमारा देश एक अच्छे लेवल पे है। हमारा देश, हमारे भारत का नागरिक अगर कहीं भी फॉरेन में भी जाता है तो उसको एक अच्छे तिरंगे से मोदी जी के नाम से वो पहचानते हैं। तो हमारी वो सशक्त नेतृत्व, हमारी जो रणनीति है, हमारे राष्ट्र देश से जो राष्ट्र हित से है वो आगे है। हमारा मिलिट्री जो पसंद था कि कोई भी कैडर का हो, हवाई दल हो, एयरस्पेस हो, कोई भी हो, उसको एक अच्छा इक्विपमेंट ये लोग नहीं दे पाए। लेकिन आज देखिए कि आज उसके इमरजेंसी बजट के लिए आज कोई भी छोटा भी अटैक होता है तो हमारी पूरी भारत की जो सेना है वो मुकाबले के लिए तैयार है। तो हम लोग जल वल थल सब, मतलब आप देखिए कि सुरक्षा में हम लोग आगे, स्पेस में हम लोग आगे, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में। वैसे नीलेश जी आगे भी हमने युद्ध जीते हुए हैं। समय के साथ आवश्यकता है टेक्नोलॉजी में अपडेट करने की, और जो हो वही बेहतर है। आज के दिन में युद्ध जीतना जलपा जी बहुत परीक्षा की है, क्योंकि आज कोई स्पेस में हमारा सैटेलाइट उपग्रह वो किया, लेकिन नहीं इनको मैं मानता हूं कि ये लोगों ने अच्छा काम किया, लेकिन वो संभाला क्यों नहीं। मैं तो इनसे, चीमन सिंह से ये बोलना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की जो गंगोत्री थी इतनी बड़ी हो गई कि सरकार विफल गई।
अन्ना हजारे जैसे आदमी ने पूरी सल्तनत बिगाड़ दी। तो ये है जल्दबाजी। एक मिनट नीलेश जी को यही पता नहीं है कि जो वो स्पेस की बात कर रहे, स्पेस शटल की बात करिए कि जो नए नए उपकरण लाए गए हैं उसकी बात कर रहे हैं, उनको पता नहीं है। उनके संशोधन में 10 साल चले जाते हैं। ये कांग्रेस ने किया था, उनको पता ही नहीं है। नीलेश जी को ये पता ही नहीं है, उनको इतना नॉलेज ही नहीं है कि ये संशोधन सरकार आई या जो भी प्रधानमंत्री हुए उनका दायित्व था देश के प्रति तो वो अपना उनको कार्य पता ही करना। नहीं है। वो अभी जो जो पहले गिना रहे हैं वो पहले के कांग्रेस जो की देन है। प्रधानमंत्री या आपको पता सरकारें ही नहीं थी है। उन्होंने किया, और और आज मुझे- जब मुझे- मोदी जी को जनमत मुझे- मिला है तो मुझे नरेंद्र बात- मोदी जी भी कर रहे हैं और सरकार भी कर मैंने रही है। उन्होंने बोला कि खुशी होगी मुझे जब सुनो, जब 1000 रुपया वाला गैस सिलेंडर 300 रुपये पे आएगा। ठीक है, समय का अभाव है हमारे पास। ठीक है, समय का अभाव है, समय का अभाव है, समय का अभाव है। हम यहाँ पर भाजपा या कांग्रेस करने दरअसल नहीं बैठे थे। हम बैठे थे कि सरकार में कितने कार्य हुए या फिर क्या चुनौती अभी भी बाकी है। उम्मीद करते हैं कि आने वाला जितना भी वक्त बचा है सरकार के पास जनहित में और ये और ज्यादा डिसीजन लिए जाए और कहीं ना कहीं पुराने जो वादे हैं उसको भी पूर्ण किया जाए। तो आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा ये था कि मोदी सरकार को 8 साल पूर्ण हुए हैं और साथ ही मुद्दा ये था कि कितना संघर्ष किया गया या कहां पर समझौता किया गया। कई ऐसे डिसीजन जो लिए गए पावरफुली, चाहे हम नोटबंदी की बात करें, जीएसटी की बात करें, जिसका कहीं पर विरोध भी हुआ तो कहीं ना कहीं लोगों ने अपनाया भी। कृषि कानून बिल की बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें किसानों की नाराजगी तो देखते हुए समझौता करना पड़ा, यानी कि कृषि बिल को वापस लेना भी पड़ा। लेकिन इसके साथ अगर ये 8 साल का जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं जिक्र आ जाता है एयर स्ट्राइक का, सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र आता है, राम मंदिर निर्माण का जिक्र आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पुराना नाता देखें तो भाजपा का तो सूत्र वही रहा था। और साथ ही मुद्दा अब ये भी है कि आने वाले समय में और कितने वादे हैं जो पूर्णता की ओर जाएंगे। आर्टिकल 370 की बात करें जो पूरे देश के लिए काफी अहम रखता था, जो हटाने का निर्णय भी लिया गया, जो आवकार्य भी है। और साथ ही अगर अभी कॉमन सिविल कोड की बात चल रही है तो क्या 2024 से पहले ये भी लागू कर दिया जाएगा। और भी कई मुद्दे हैं जो दोहराए जाते हैं, क्या वो भी पूर्णता की ओर जाएंगे। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो।